दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की इतिहास के अध्याय 6 को, जिसका शीर्षक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। मैं आपको विशेष तौर पर ये बता दूं कि हम एनसीईआरटी को जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम उसके एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा करना शुरू कर दूं तो एनसीईआरटी का पढ़ने का मतलब नहीं रह जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। और इस तरह की क्लास आपको यूट्यूब पे शायद मिले कि जिसमें सिर्फ पढ़ा जा रहा हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वहाँ पे पढ़ने के साथ ही इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि यही नहीं पता चलता कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं कि एडवांस पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको बेसिक से ही लेके चलूँगा, बेसिक पढ़ाऊँगा फिर एडवांस पढ़ाऊँगा। इसलिए मैं आपको एकदम बेसिक पे लेकर चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पहले कुछ छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा कर लें, उसके बाद हम बड़ी जानकारियों पे जाएं, अंदर जो गहरी जानकारियां होती हैं उन पे जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव का दिन। जब शंकर उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उनके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में ही ये चैप्टर है कि राजाओं का चुनाव कैसा होता था, राजा कैसे बनते थे, शासक कैसे बनते थे। इस संदर्भ में इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। आप देख रहे हैं कि वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए, शासक बनने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे। आप इसको टेक्नोलॉजी ही कहिएगा। घोड़ा छोड़ दिया जाता है, स्वतंत्र विचरण कर रहा है, किसी ने रोका तो युद्ध करेगा, नहीं रोका तो वो उनके अधीन मान लिया जाएगा और वो जो कहेंगे उनको मानना पड़ेगा। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सारथी मतलब राजा के घोड़े को चलाने वाला, राजा के रथ को चलाने वाला। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। इसके अलावा उनके पास
रह ही क्या गया था, क्योंकि उन्होंने तो घोड़े को जाने दिया था, एक तरह से उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो वहां पे और क्या कर सकते थे अलावा देखने के। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। आप देख रहे हैं कि सामाजिक विभिन्नता में सामाजिक असमानता कितने गहरी पैठ बना चुकी है कि अब लोगों से भी जो बर्ताव है वो अलग अलग करना शुरू कर दिया गया है। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ, पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे। क्योंकि ऊपर एक वर्ण शब्द की छोटी सी चर्चा हुई थी, तो उसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया जा रहा है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए। यहाँ पे ऋग्वेद का नाम नहीं है, सिर्फ सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का नाम है। इसका मतलब है जो ऋग्वेद की रचना हुई थी वो ऋग्वैदिक काल में हुई थी, और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का जो रचना हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जल में रहने वाले लोग शामिल थे तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। आप यहाँ पे एक असमानता को देख रहे हैं। जो कृषक और व्यापारी थे वो धनवान थे, पुरोहित थे जो युद्ध करते थे वो धनवान थे, लेकिन जो पशु पालते थे, शिल्पकारी करते थे, पत्थरों पर नक्काशी करते थे, श्रम करते थे, मछलियां आदि पकड़ते थे, भोजन जुटाते थे, वो निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक सामाजिक स्तर का विभाजन है, भेदभाव है, वो किस तरह से समाज में विद्यमान है। खासकर महिलाओं के स्तर पर अगर बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को जो स्थिति है, जब इस पृथ्वी पर जीवन का शुरू हुआ तब से लेकर के धीरे धीरे जो महिलाओं की स्थिति है वो ऐसा नहीं था कि बुरी थी, बहुत हमेशा बुरी थी, सही थी। शुरुआत से अच्छी थी, लेकिन अब जैसे जैसे समाज और विकसित हो रहा और आगे जा रहा है, महिलाओं की स्थिति अब बुरी होती जा रही है। आपको याद होगा कि पाषाण काल के समय हमने पढ़ा था कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के हाथ में भी काम बटाती थीं, काम में हाथ बटाती थीं। उन लोगों के अपने अलग अलग काम होते थे, वो कुछ और काम करते थे, वो कुछ और काम करते थे, वो अंदर के काम करते थे, वो बाहर के काम करती थीं। लेकिन अब इनका जो सामाजिक स्तर है उसमें धीरे धीरे गिरावट आ रही है और उनको साथ भी अब भेदभाव शुरू हो रहा है। ये चीज
आगे और भी गिरती जाएंगी, इनकी स्थिति और भी गिरती जाएगी और गिरते गिरते बिल्कुल एकदम दयनीय स्थिति हो जाएगी और आप देखेंगे कि इनको वही करना पड़ता था जो पुरुष कहते थे। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। अछूत का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिनको छुआ ना जाए, जिनके छूने से चीजें अपवित्र हो जाएं। इस संदर्भ में इसका यूज किया जाता है। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। आज भी आप देखेंगे कि जो शव डेथ बॉडी को दफनाते हैं, जलाते हैं, शमशान घाट में रहते हैं, स्मशान घाट में रहते हैं, उनको आज भी अपवित्र माना जाता है और इनसे दूरी बना के रखा जाता है। आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। ऐसा नहीं था कि उसी समय था, आज भी विद्यमान है। कई लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? आज भी आप देख रहे होंगे कि समाज में इन सब चीज़ों के प्रति ऐसा नहीं कि ये चीज़ें खत्म हो गई हैं। आज भी वर्ण व्यवस्था विद्यमान है, आज भी जाति व्यवस्था विद्यमान है, आज भी छुआछूत विद्यमान है। और जैसे उस समय इस लेख से आप पता देख रहे हैं कि उस समय लोगों ने इसका विरोध किया, लोग विरोध कर रहे थे कुछ लोग, वैसे आज भी लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि इसे कुछ समय आज भी लोग विरोध करते हैं, लेकिन परिणाम उसका बहुत अच्छा नहीं निकल रहा है। वो बस विरोध ही होता रहा है, उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। ये चीजें समाज को एक गर्त में ले जाती हैं, लेकिन जो एक सामाजिक बंधन है उसकी वजह से तमाम लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। अभी तक आपने देखा जन हुआ करते थे और अब जन से जनपद बना, एक विशिष्ट इलाका। एक महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। आप देख सकते हैं कि जब जन के राजा थे मतलब एक किसी गुट के राजा हुआ करते थे, जिसमें 100, 200, 400, 1000, 2000 लोग शामिल रहे होंगे, उनके राजा हुआ करते थे। लेकिन अभी वो एक, जैसे कि आज आप देख रहे हैं जिला होता था, ऐसे ही उस समय भी जनपद शायद इतने बड़े ना रहे हों, छोटे ही रहे हों या इतने बड़े भी रहे हों। अब वो इतने बड़े बड़े इलाकों के राजा बनने शुरू हो गए थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है, मतलब वहां पे जितने लोग बसे सबके राजा एक होने लग गए। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। आपको इन स्थानों को मैप में ढूंढना चाहिए कि कहाँ पे हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिनका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं है? आप अगर ऐसे किसी फसल का नाम देखेंगे तो आप गन्ना का नाम ले सकते हैं। गन्ना आपको अभी तक नहीं मिला था। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ये इन मिट्टियों की विशेषता बता रहा है। मिट्टियों के से जो बर्तन बने उनकी विशेषता बता रहा है कि उनमें क्या क्या चीजें की जाती थी। उस पर चित्रकारी होती थी, जो ज्यामितीय रूप में होता था, रेखाओं के रूप में होता था। इससे आप ये जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय के लोग भी मैथमेटिक्स को अच्छे से जानते थे।
और उसके हिसाब से अपने कामों को करते रहे होंगे। अभी आपने देखा पहले जन थे, फिर जनपद हुआ, अब जो आया वो महाजनपद हुआ। अब जो महाजनपद बने वो कई जनपदों को मिला करके तब महाजनपद बने। जन बहुत छोटे लोगों का समूह था, जनपद बड़े लोगों का समूह हुआ और महाजनपद अब बहुत से लोगों का समूह हो गया। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। आज जैसे आप देख रहे होंगे जब कोई सिटी बस रही होती है तो छोटी सी होती है तो उसको सिर्फ सिटी बोल करके काम चला लिया जाता है, लेकिन जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें नगर निगम प्रवेश करता है, नगर निगम आता है उसकी व्यवस्था को देखने के लिए। बाद में वो इतना बड़ा हो जाता है कि इसको महानगर घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब महानगरों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप वहीं अगर कानपुर की बात करेंगे तो नगर की श्रेणी में आते हैं, और आप वहीं का किसी जिले की बात कर लीजिए तो आप जनपद के तौर पे कहे जाएंगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। आज के संदर्भ में लीजिए, किसी प्रदेश को ले लीजिए, उसको महाजनपद आप मान सकते हैं, और आप देखेंगे हर प्रदेश की एक राजधानी होती है। राजधानी वही इलाका होता है, वो क्षेत्र होता है जहां से शासन प्रशासन का कार्य संभाला जाता है, जहां पर शासक वर्ग निवास करता है। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। कॉमन सी बात है, आज के समय भी ऐसा होता है। राजधानियों को तो पूरे राजधानियों को तो नहीं घेरा जाता, लेकिन जो मुख्य मुख्य प्लेस होते हैं उनको घेरा जाता है, और वहाँ हर व्यक्तियों के आने जाने की सुविधा नहीं होती है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। अभी आप देख रहे हैं कि लोग कैसे इंतजाम करते रहे होंगे, दीवार कैसे बनाते रहे होंगे, उनके लिए कच्चा माल कहाँ से लाते होंगे, तो उसको पक्का कैसे करते रहे होंगे। ये एक प्रोसेस के रूप में होता रहा होगा। आप ये ध्यान रखिए, ध्यान आपको होना चाहिए कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल हमने पहले पढ़ा, अभी उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। जो जनपद महाजनपद है ये उत्तर वैदिक काल में आते हैं। यहाँ की सबसे खास बात जो आप देखेंगे, और कई खास बातें यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगी जिनको आगे हम पढ़ेंगे, और उसको आपको याद रखना है। अब राजा सेना रखने लगे थे, ये आपके लिए सबसे खास है। आपको उसको याद रखना चाहिए कि अब उत्तर वैदिक काल में जो राजा हैं उन्होंने सेना रखना शुरू कर दिया था। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। पहले ऐसा नहीं था, वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वहाँ पे ना तो सिपाही रखे जाते थे, ना उन्हें कोई वेतन दिया जाता था। जितने समय का काम होता था उसी के समय को उनको वेतन मिल जाता था। सेना होती ही नहीं थी। अब सेना भी होने लग गई, उनका अस्थायी वेतन भी हो गया। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में अध्यायों में पढ़ा जाएगा। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। अब अगर आप इस अंतर की बात करेंगे तो आप एक अंतर यही देख लीजिए कि अभी लोग सेना रखने लग गए थे, तब सेना नहीं होती थी। आगे आप पढ़ेंगे जो टैक्सेशन सिस्टम था, टैक्स सिस्टम था, वो वैदिक काल में टैक्स सिस्टम नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब टैक्स सिस्टम भी आ गया है। उस समय जब वैदिक काल में था तो वहाँ पे राजाओं के जो राजा होते थे वो एक छोटे क्षेत्र के राजा होते थे, लेकिन महाजनपद काल में बड़े बड़े क्षेत्र के राजा हुए, इनकी राजधानियां होने लग गईं। तो ये तमाम सारे अंतर उसमें हैं। आगे हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल के टैक्स सिस्टम को।
कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अब नियमित रूप से कर वसूला जाने लगा, अर्थात अब कर की एंट्री हो चुकी है, अभी तक नहीं थी। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अब जो भाग शब्द आया, इसे आपको एकदम याद कर लेना चाहिए कि भाग क्या था। भाग कृषि पर लगाया गया कर था और ये उपज का 1/6वां भाग था। ये आपको याद रखना चाहिए, या पूछा जाता है आपका एग्जाम में। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। शिकारियों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अब देख रहे हैं, कर सबके ऊपर लग रहे थे, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्मेट में वसूले जा रहे थे। लेकिन आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भाग, और ये उपज का 1/6वां हिस्सा होता था। ये आपको याद रखना है। कृषि में परिवर्तन। अब इस समय कृषि में कुछ परिवर्तन आए। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। ध्यान रखें, उत्तर वैदिक काल में ही हल जो बने लोहे के बने। इसके पहले हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हमने जब पढ़ा था तो वहां पर उसने क्वेश्चन पूछा था और उसका हमने कहा था कि आप इसको ढूंढिएगा, और अब उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिला है कि उस समय जो हल होते थे लोहे के नहीं थे, अब लोहे के बनने लग गए। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। लकड़ी के फाल से आप बहुत टाइट जमीन को नहीं जोत सकते, लेकिन लोहे से आप जोत सकते हैं। और यही खास बात रहा अब के समय का कि इससे फसल जो हुई उसमें जो वृद्धि हुई वो लोहे के कारण ही हुई। अब जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाए जाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया गया। आप कृषि में इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का देख रहे हैं, जो है वो इसी तरह से उगाई जाती है। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। यह काम ज्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहित क्यों देते होंगे? उसने पूछा कि आखिर में कृषि के लिए या इन सब कामों को राजा क्यों प्रोत्साहित करते रहे होंगे। तो इसका कारण सीधा सा हो सकता है, सीधा सा कारण है कि अब उसे धन की आवश्यकता थी। सेना रख रहा था, उसके लिए आवश्यकता थी। बड़े बड़े घर बनवा रहे थे, बड़े बड़े अपने आवास बनवा रहे थे, तो उसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। तो अगर उसको प्रोत्साहित नहीं करते तो वेतन कहाँ से देते। यहाँ पे मगध की बात कर रहा है। मगध एक महाजनपद हुआ करता था, उस समय का बहुत प्रसिद्ध महाजनपद हुआ करता था, उसकी बात कर रहा है। और ये मानचित्र पर ढूंढने की बात कर रहा है। मैं आपको मगध को दिखाता हूँ कि मगध कहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ पे मगध है। आपको इसको याद रखना चाहिए, मगध कहाँ है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आधुनिक बिहार का इलाका ये है, यहाँ पे मगध है। मैंने आपको अभी मगध दिखाया। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर
और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र से लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध के बारे में जो बहुत छोटी सी जानकारी है वो यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे जंगलों का उपयोग कैसे करते थे, हाथियों का उपयोग कैसे करते थे, लौह अयस्क की खदानें यहाँ पे होती थीं, हथियार कैसे बनाते थे, इन सब की जानकारी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था। मगध के संदर्भ में इन्हीं 3 शासकों को ज्यादा याद किया जाता है। इन्हीं 3 शासकों को वर्णन मिलता है। जब कभी मौर्य साम्राज्य हम पढ़ेंगे तो उनमें इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया था जनता के लिए और अपने राज्य के लिए। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज जो पटना है, उसको राजधानी बनाया गया। इसको आपको याद रखना है कि मगध की राजधानी क्या थी, पहले क्या थी और बाद में क्या हुई। पहले उसकी राजधानी राजगृह थी, जो बाद के शासकों ने परिवर्तित करके पाटलिपुत्र किया। 2300 साल से पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। मैं आपको ब्यास नदी दिखाता हूं। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक बार फिर से मैं आपको ब्यास नदी दिखाता हूं कि जिस चीज को चर्चा कर रहा है वो क्षेत्र कहां पे है। आप यहां पे देखिए, ये ब्यास नदी का क्षेत्र है जो मैसेडोनिया का शासक था। इधर से आक्रमण करते हुए, इस इलाके से आक्रमण करते हुए यहां तक पहुंच गया था। ये इस संदर्भ की चर्चा कर रहा है, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। ये बॉर्डर है, यहां तक ये आ गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। आप देख रहे हैं वहां तक तो पहुंचा, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार किया। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच में क्या अंतर दिखता है। आप देखेंगे ऋग्वेदिक काल में सेना स्थायी ही नहीं थी, तो अंतर आपको ढूंढना और आसान हो जाता है। उस समय अस्थायी सेना नहीं थी, तो हाथी, पैदल, ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। दूसरा जो महाजनपद है वो है वज्जी। वज्जी बिहार में स्थित है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। आपको वज्जी की राजधानी याद रखना है। ये आपको मैच करने को देता है राजधानी के संदर्भ में, या ऐसे पूछ लेता है वज्जी की राजधानी क्या थी या वैशाली किसकी राजधानी थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से कई व्यक्ति राजा कहलाता था, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अब आप यहाँ के एक अलग फॉर्मेट को देख रहे हो। आपने पीछे देखा कि वहां पे एक राजा हुआ करता था, यहाँ पे कई राजा हुआ करते हैं। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कमकार का मतलब आप समझते, कामकार जो होते थे, काम करते थे। यहाँ पे उनको हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। ये इस योजनाओं के निर्माण में इनका कोई हाथ नहीं रहता था। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में अगले अध्याय में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित हैं। बौद्ध साहित्य के में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है।
यहाँ पे गण की परिभाषा दी गई है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता था, और संघ जो था ये संगठन या सभा था, या संघ एक संगठन था कई लोगों का। वज्जी संघ का यह वर्णन, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे रहा है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। आपको याद रखना चाहिए कि दीर्घ निकाय क्या है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। यहाँ पे अजातशत्रु या अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में छोटी सी जानकारी है। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्स्यकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? 3 अंतर बताइए। आपको इसको देखना है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इनके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में अध्याय 11 में पढ़ा जाएगा। एक यहाँ पे अन्य जानकारी दी जा रही है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, इसमें लोगों की भागीदारी हो। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लाटरियों द्वारा की जाती थीं। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थीं। औरतों और नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एक अन्य जानकारी आपके लिए थी। बाकी आगे हम इस चैप्टर के कुछ उपयोगी शब्द जो थे वो राजा थे, अश्वमेध यज्ञ था, वर्ण था, जनपद था, महाजनपद था, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण या संघ और प्रजातंत्र थे। बाकी इसका जो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, आपको इसको करना चाहिए। ये आपके दिमाग को डेवलप करेगा, आपके आंसर राइटिंग को डेवलप करेगा, उसमें एक अलग तरीके का वो जान डालेगा। इसलिए आपको इसको करना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं इनको आप जरूर करिए। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? इन सबको आपके इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे कुछ समय तिथियां दी गई हैं। नए शासक जो बनने शुरू हुए 3000 साल पहले थे। महाजनपद काल जो था वो 3000 साल पहले था। सिकंदर का जो आक्रमण है उसे दीर्घ निकाय में वर्णित किया गया है और यह 2300 साल पहले हुआ था। गण या संघ राज्यों का अंत जो हुआ वो 1500 साल पहले हुआ। आप ध्यान दें कि इसी गण या संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत आगे तक चलता रहा। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि हम एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ रहे हैं। डिटेल
हम एडवांस में ही पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो एनसीईआरटी के पढ़ने का अर्थ खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट जरूर करें इसमें क्या और सुधार किए जा सकते हैं, क्या ये ठीक है या इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, या ये ठीक रहेगा कि अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ते ही चलें छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ और बाद में डिटेल में उसको एडवांस के लेवल पे पढ़ें। इसी के साथ इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।